आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये है द टर्म इलेक्ट्रोफोरेसिस डिस्क्राइब द माइग्रेशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कोई भी जो चार्ज पार्टिकल्स होता है वो क्या करने लगता है, माइग्रेट करने लगता है, मूव करने लगता है। तो यही प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी हम कैसे वर्क कराते हैं, जितने भी हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं। इनमें चार्ज प्रेजेंट होता है और जैसे ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्हें मूव करवाते हैं तो ये क्या होता है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्हें डालते हैं वैसे ये क्या करने लगते हैं, माइग्रेट करने लगते हैं। ठीक है, तो यही टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस की, यही इसका प्रिंसिपल है। इसमें जैसे आपने क्रोमेटोग्राफी में पढ़ा है, क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे सैंपल होते हैं। हमें बहुत सारे एक सैंपल दिया जाता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हमने क्या करवाना होता है, अलग अलग आइडेंटिफाई करना होता है। तो वही इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी वही है, हमें आरएनए, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, इन सब का एक कंबाइंड सैंपल दे दिया जाता है और इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू ये चार्ज पार्टिकल्स कितना रन करते हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इन सारे पार्टिकल्स को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, हर पार्टिकल जब रन करता है तो अलग अलग पोजीशन में जाके बैंड बनाता है। तो ये बैंड को हम, ये सब टेक्निक्स हम आगे पढ़ेंगे जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस देखेंगे, तो वहाँ पर हम सारे के सारे ये टेक्निक्स को देखेंगे। ठीक है, फिर क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड दीज चार्ज पार्टिकल्स विल माइग्रेट आइदर टू द कैथोड और टू द एनोड। तो ये आपको पता ही है कि जब भी हम, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने पढ़ा है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो एक तरफ हम कैथोड रखते हैं। ठीक है, एक तरफ दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड। तो कैथोड क्या होता है आपका माइनस और एनोड है प्लस। तो जितने भी कैटायंस होते हैं वो किसकी तरफ चले जाते हैं, सारे कैटायन आपको कैथोड पर इकट्ठा मिलेंगे और सारे ही एनायन आपको एनोड पर इकट्ठा मिलेंगे। तो यही टेक्निक आपके इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी लगती है। देखिए, ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल्स, एग्जाम्पल रेड ब्लड सेल्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, एंड मेनी इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन्स, इन सब में क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और जैसे ही इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, वैसे ही क्या होते हैं, माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लिए, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन में अगर हम एक अमाइनो एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, तो जैसे ही ये एक अमाइनो एसिड है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये अमाइन ग्रुप है, तो जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये क्या होता है, कैटायन और एनायन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो कैथोड होते हैं वहाँ पर कैटायन आ जाते हैं और जो एनोड होता है वहाँ पर एनायन आ जाते हैं। ठीक है, द माइग्रेशन इज ड्यू टू चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल एंड पोटेंशियल अक्रॉस द इलेक्ट्रोड। द सैंपल अंडर टेस्ट इज प्लेस्ड एट वन एंड ऑफ इलेक्ट्रोड। किसी एक एंड पर हमने इलेक्ट्रोड की एक एंड पर हमने वो सैंपल रख देना है। ठीक है, फिर क्या है, व्हेन अ मिक्सचर इज प्लेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोफोरेसिस पेपर और एग्रोस जेल, डिफरेंट बैंड्स आर सीन अलॉन्ग आफ्टर द प्रोसेस। तो ये हम बात कर रहे हैं जब हम आगे एग्रोस जेल और पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब हम बात करेंगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स बन जाते हैं। ठीक है, और उन्हीं बैंड्स के थ्रू हम पता कर लेते हैं कि ये कौन सा मटेरियल है हमारे पास। तो नेक्स्ट आते हैं इसकी डेफिनेशन में। डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोफोरेसिस मे बी डिफाइंड एज द माइग्रेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स थ्रू अ सॉल्यूशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यही वही बात है जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते ही क्या होंगे, चार्ज पार्टिकल्स मूव करने लग जाएंगे। फिर जो इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल भी सेम चीज़ है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो करंट अप्लाई होती है उसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, V = E/Q/Q/F। ये आपने देखिए, आपको बस इतना लर्न कर लेना है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें आपको इसका फॉर्मूला डराइव नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप इसे लर्न कर लीजिए। तो v जो होती है वेलोसिटी ऑफ माइग्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से जो मॉलिक्यूल है वो माइग्रेट करेगा।
ये हमें निकालने का ये फॉर्मूला है। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वोल्ट्स पर सेंटीमीटर, क्यू है आपका नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, और एफ है फ्रैक्शनल कोफिशिएंट। ठीक है, तो जनरली आप याद कर लीजिएगा इस फॉर्मूले को। फिर देखिए हमने बात की कि उसकी वेलोसिटी कितना वो माइग्रेशन कर रहा है, मॉलिक्यूल कितना माइग्रेट कर रहा है। ठीक है, इसका एक और टर्म है, इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। फोरेटिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या होती है? इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ माइग्रेशन पर यूनिट फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब जो हमें सैंपल दिया है, जो आपको सैंपल दिया है उसका माइग्रेशन रेट कैसा है। ठीक है, इसे कहते हैं आप इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इसका भी एक फॉर्मूला है, ये है म्यू इक्वल्स टू क्यू अपॉन 6 पाई आर ईटा। ठीक है, ये है ईटा। तो ये भी एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपने लर्न कर लेना है, इसमें भी कोई डेरिवेशन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, म्यू है इसकी मोबिलिटी, जो भी आपको सैंपल दिया उसकी मोबिलिटी कितनी है। क्यू है चार्ज ऑफ द पार्टिकल, आर है रेडियस ऑफ आयन, 6 और पाई, जो 6 और पाई हैं ये आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और जो ईटा होता है वो होता है विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, इतना आपने देख लिया है। फिर अगला है इसमें देखिए, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर साइज एंड विस्कोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस मीडियम। तो जैसे हमने फॉर्मूला इसका देखा है, क्या है, म्यू इक्वल्स टू क्यू अपॉन 6 पाई आर ईटा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ये जो ईटा होती है विस्कोसिटी है, तो विस्कोसिटी जो होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस मीडियम की वो मोबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये विस्कोसिटी बढ़ गई तो आपका जो मोबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज नॉट लिमिटेड टू चार्ज मॉलिक्यूल्स ओनली। तो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है वो सिर्फ चार्ज मॉलिक्यूल्स से ही हम जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं को हम सिर्फ इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो अनचार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या होता है, अनचार्ज मॉलिक्यूल है, बहुत वीक चार्ज होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसे बोरेट या फॉस्फेट के साथ, इसका जो बफर बनता है वो बोरेट या फॉस्फेट का बनता है, और उसके साथ हम इसे मूव करवा सकते हैं। ठीक है, जो लिपिड होते हैं, लिपिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, बहुत वीक चार्ज इसमें होता है, तो इसको हम बोरेट के साथ या फॉस्फेट के साथ कंबाइन करते हैं। इसका जो मीडियम बनाते हैं, जो बफर बनाते हैं, वो आपका किसका होता है, बोरेट का और फॉस्फेट का। इनके साथ मिलकर ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस करता है। इसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे लिपिड है, लिपिड जो होती है वो इलेक्ट्रोफोरेस नहीं होती है। लिपिड में इलेक्ट्रोफोरेसिस, लिपिड को इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए जब हम करंट जनरेट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ठीक है, मीडियम में, तो मीडियम क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, तभी वो पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटेगा। तो जो लिपिड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं, लिपिड को कि इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं हो सकती है, तो लिपिड को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है कि कार्बोहाइड्रेट को तो हम क्या करेंगे, किसी मीडियम के साथ, बोरेट या सल्फेट के साथ, फॉस्फेट के साथ मिक्स करके इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन लिपिड को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, फिर है हमारे फैक्टर। ये क्या है, फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। अब इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को, ये देखते हैं। फर्स्ट है हमारा सैंपल। तो सैंपल का चार्ज कैसा है, साइज़ कैसा और शेप कैसा है, ये डिपेंड करता है कि उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कितना वो मूव करेगा जब उसको चार्ज दिया जाएगा, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी तो चार्ज पार्टिकल कितना ज़्यादा मूव करता है ये देखा जाता है। तो सबसे पहले है चार्ज, द हायर द चार्ज ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। ठीक है, चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। दूसरा है इसका साइज़, बिगर द मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर देखिए मॉलिक्यूल जितना बिगर होगा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड अपॉन इट बाय द मीडियम, जो मीडियम के थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फ्रिक्शन लगेगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो बिगर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो कम मोबाइल होते हैं कंपेयर टू स्मॉलर
मॉलिक्यूल के। तो बिगर मॉलिक्यूल वही देखिए कि अगर कोई मोटा आदमी है तो कितना भाग सकता है और एक पतला आदमी कितनी तेज़ भाग सकता है। तो यही चीज़ है, जितना अगर बड़ा आयन होगा उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फ्रिक्शन मीडियम का, वो दोनों इसे क्या करेंगे, पीछे की तरफ को खींचेंगे। और जितना स्मॉल मॉलिक्यूल होगा, जितना स्मॉल पार्टिकल होगा, वो तेज़ी के साथ आगे को मूव करेगा। फिर है इसका शेप। शेप क्या है, वही कि राउंडेड है अगर तो मोर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कंपैरिजन टू इरेगुलर शेप मॉलिक्यूल। देखिए ये क्या है कि अगर हम प्रोटीन्स को लें, प्रोटीन के ग्लोब्यूलर मॉलिक्यूल को और फाइब्रस दो हैं, ठीक है। जो ग्लोब्यूलर शेप है वो क्या करेगा, ज़्यादा रन करेगा मीडियम में कंपेयर टू फाइब्रस प्रोटीन के, ठीक है। तो चार्ज, साइज और शेप सैंपल का वो इफेक्ट डालता है आपके इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी में। फिर नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, ठीक है। आई यहाँ पर करंट है और वी है आपका वोल्टेज और आर है रेजिस्टेंस, ठीक है। आई करंट है, वी वोल्टेज है और आर है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर वोल्टेज इंक्रीज़ होगी, ये अगर हम इंक्रीज़ कराएंगे तो रेट ऑफ माइग्रेशन इंक्रीज़ होगा, क्योंकि वी इंक्रीज़ होगा तो आई इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही करंट अब इंक्रीज़ होगा वैसे ही रेट ऑफ माइग्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। वैसे ही अगर आई को हम इंक्रीज़ कराएंगे तो रेट ऑफ माइग्रेशन फिर इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जब करंट कम हो जाएगी, आर कम होगा तो करंट कम हो जाएगी, और करंट कम होगी तो उसकी मोबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला है आपका बफर। तो बफर में क्या है, फर्स्ट है इसका कंपोजिशन। देखिए कंपोजिशन किस तरीके से इफेक्ट डालता है। बफर कॉमनली यूज बफर होते हैं हमारे फॉर्मेट, सिट्रेट, फॉस्फेट, EDTA, एसीटेट, पायरिडीन, ट्रेस एंड बार्बिटोन, ठीक है। ये हमारे कॉमनली यूज्ड बफर हैं। देखिए बफर आप आगे पढ़ोगे, जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप पढ़ेंगे तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो मीडियम होता है वो जिसमें रन कराया जाता है वो बफर है। तो अभी हम आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। द चॉइस ऑफ द बफर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द सैंपल बीन इलेक्ट्रोफोर्स्ड। द सैंपल है जिसे हमने इलेक्ट्रोफोर्स्ड करना है तो उसके बेसिस पर जेल क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे अगर आपने प्रोटीन करना है तो एक्रेल अमाइड, ठीक है, प्रोटीन के लिए आपके लिए होता है एक्रेल, या आगे सब बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, एक्रेल अमाइड जेल, ठीक है। एक्रेल अमाइड जेल यूज़ होता है। अगर हम बात करते हैं DNA की, अगर हमें DNA सेपरेट करना है तो हमें क्या चाहिए, एग्रोज जेल, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि जो बफर होता है वो किस पर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा सैंपल को सेपरेट करना है। द बफर कैन इफेक्ट इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज इट इज़ एबल टू बाइंड ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सैंपल बीइंग सेपरेटेड, ठीक है। वो बफर जो होता है वो सैंपल के साथ जुड़ जाता है और इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को पर इफेक्ट डालता है। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है जो अनचार्ज है, जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, अनचार्ज होता है, इसलिए उसे बोरेट बफर के साथ या फिर फॉस्फेट बफर के साथ मिलाकर रन करवाया जाता है, ठीक है। डिक्री। अब हमारा अगला टॉपिक है पीएच। पीएच डिटरमाइन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब है पीएच इज़ डिक्रीज्ड। अगर पीएच कम होता है, द कंसनट्रेशन ऑफ आयन इंक्रीज, तो आयन का कंसनट्रेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो पीएच डिटरमाइन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इंक्रीज आयनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड डिक्रीज इन पीएच डिक्रीज आयनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक बेसिस। अब क्या होगा, अगर आयनाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा तो हमें ज़्यादा करंट फ्लो करवाना पड़ेगा। तो पीएच क्या करता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को डिटरमाइन करता है। फिर है नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालता है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर द विस्कोसिटी विल इंक्रीज, ठीक है। तो हमने वो पढ़ा है आपका, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू इक्वल्स टू Q/6πr ईटा। तो अगर
टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया तो विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और वहाँ पर ईटा जो होता है वो क्या होता है, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोबिलिटी के। तो विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मोबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, ये पढ़ा था हमने, म्यू इक्वल्स टू क्यू अपॉन 6πr ईटा। ठीक है, 6πr क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं, क्यू है आपका चार्ज और म्यू आपका क्या है, मोबिलिटी है। तो ईटा जो है वो मोबिलिटी के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये विस्कोसिटी है। अगर विस्कोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, विस्कोसिटी अगर इंक्रीज़ हो जाएगी तो जो मोबिलिटी है वो कम हो जाएगी। वैसे इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल इंक्रीजेज, द टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवपोरेशन इज इंक्रीज्ड। तो टेम्परेचर इस तरीके से क्या करता है, इफेक्ट डालता है। अब है हमारे पास टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में दो है हमारे पास, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस और मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि हमारा मीडियम स्टेबल होता है और एक मीडियम को एक पर्टिकुलर जोन में रखा जाता है और उसी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, इसमें है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, थिन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेल्यूलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। दूसरा है हमारा मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, मीडियम एंड चार्ज बोथ। देखिए यहाँ पर मीडियम स्टेबल था और चार्ज मूव कर रहे थे, यहाँ पर मीडियम भी मूव करता है और चार्ज भी मूव करता है, मतलब दोनों चीज़ें आपकी मूव कर रही हैं, तो उसे कहते हैं मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसोटेकोफोरेसिस, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग और इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, आगे चैप्टर में, आगे वीडियोज़ में हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।